क्या हुआ? गेटफ्लिक्स पे तो बता रहे हैं अभी। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा था, बोला था आप लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। एक्चुअली क्या है कि ये सब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कुछ बुक्स में डिफरेंट वे से सॉल्व किए होते हैं, कुछ बुक्स में डिफरेंट वे से सॉल्व किए होते हैं। तो कंफ्यूजन वहीं से क्रिएट होता है कि सर एक्चुअल वे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वे यूज करूं, कौन सा कन्वीनियंट वे है। तो सेम क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और आपको ये रियलाइज होगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। दोनों मेथड अच्छा है, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि हाँ पार्टिकुलरली इस मेथड से करो या इस मेथड से करो। ओके, सो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे फिर से लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आया है। ओके, सो क्वेश्चन था इफ कैपिटल X and capital Y are two uniformly distributed random variables in 0,10 and 0,20 respectively, then P x plus y is greater than 20 is fill in the blank. सो जस्ट आप लोग अपना आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या आया है। फिर मैं आपको 2 मेथड यहाँ पर डिस्कस करूंगा इस सेम क्वेश्चन को करने के लिए। दोनों मेथड सही है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा कि हम कौन सी मेथड से ज्यादा इजी वे में समझ पाते हैं। एनीवन जो इसका आंसर दे पाए फास्ट। लास्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन लिख कर गया था। आयुष, हेत, राजेश, ऋषिकेश, एनीवन? किसी से सोल्व नहीं हुआ?
ओके ऋषिकेश, आप 30 बता रहे हो आंसर। पूछा क्या गया है? प्रोबेबिलिटी पूछा गया है ना? प्रोबेबिलिटी कभी 30 हो सकता है क्या? प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ओके, सो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं 2 मेथड इसका। सो फर्स्ट वी विल वर्क विथ मेथड 1। देखिए मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक से लेकर जाऊंगा आपको। अगर मैं किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं किसी इंटरवल a, b के लिए, तो इसका जो डेंसिटी फंक्शन बनता है, दैट डेंसिटी फंक्शन विल बी 1 अपॉन b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। यही मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ाया है। नाउ अब यहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल है, एक x है और एक y है, और दोनों के दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 to 10 में एंड दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 to 20 में। सो व्हाट विल बी दी डेंसिटी फंक्शन फॉर दिस वन? x एंड y को कंबाइन करने के बाद डेंसिटी फंक्शन क्या बनेगा? सर एक्चुअली आप क्या कर रहे हो ना कि a और b को पहले लोकेट कर रहे हो, उसके बाद आपने इसकी एरिया को 1 बनाने की कोशिश की। एरिया को 1 बनाने के लिए आपने इस विड्थ को ऑब्जर्व किया, और ये विड्थ है b माइनस ए, तो इसकी हाइट आपने ले ली 1 बाई बी माइनस ए, और यही अपना डेंसिटी फंक्शन कहलाया। यही अपना डेंसिटी फंक्शन कहलाया जब हम 1 वेरिएबल में वर्क कर रहे थे। नाउ वी आर ऑन 2 वेरिएबल। अब हम लोग 2 वेरिएबल में, और वो 2 वेरिएबल में जो फंक्शन है वो फंक्शन किस टाइप से चेंज हो रहे हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। सर x जो चेंज कर रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, और वो 0 to 10 के बीच में, ये यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिफॉर्म। y जो चेंज कर रहा है ना सर, वो y 0 to 20 के बीच में चेंज कर रहा है, और ये भी यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका डेंसिटी फंक्शन क्या बनेगा? सर 1 by 10। अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका डेंसिटी फंक्शन क्या बनेगा? सर 1 by 20। अगर मैं एफ एक्स कोमा वाई की मैं बात करूं तो आप जैसे एक्स एक्सिस पे बना रहे थे 0 to 10, तो वाई एक्सिस पे क्या बनाऊंगा? 0 to 20। तो यूनिफॉर्म होने के कारण ये एक रेक्टेंगल बना देगा। इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना है? सर टोटल एरिया हो जाएगा 10 into 20 इज इक्वल टू 200। दिस इज द टोटल एरिया। तो हम डेंसिटी फंक्शन क्या बोलेंगे? हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग विड्थ देख रहे थे कि विड्थ कितनी है। सर विड्थ कितनी है? तो विड्थ यहां पर b माइनस ए है, तो हम हाइट ले रहे थे एरिया को 1 बनाने के लिए। अब प्रोबेबिलिटी को वैलिड बनाने के लिए मुझे इस डेंसिटी से इस एरिया को किस नंबर के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा? सर आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा 1 by 200 फॉर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 20। ऐसा लेने पे हमारा डेंसिटी फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब मेथड 1 पे हम लोग आ रहे हैं। हमें ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस y इज ग्रेटर देन 20। मैंने आपको ये चीज कल के लेक्चर में भी बताया था, जहां पर एक क्वेश्चन आया था x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू समथिंग 1, इस तरीके से क्वेश्चन था, तो मैं y इज इक्वल टू फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा था। सेम मैं यहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं। सो वी विल राइट दिस एज p ऑफ y इज ग्रेटर देन 20 माइनस x। मैं ऐसा लिखूंगा। सर 2 वेरिएबल में है, मैं 2 बार इंटीग्रेशन करूंगा। y की लिमिट क्या है सर? y जो है ना वो ऑलवेज 20 माइनस x या उससे बड़ा है, तो मैं 20 माइनस एक्स। वाई कहां तक जा रहा है सर? वाई जो है ना वो अपर लिमिट 20 तक है, मैं यहां पर अपर लिमिट वाई का दे दिया 20। ओके, यहां पर किसका लिमिट होगा सर? यहां पर अब एक्स का लिमिट होगा, क्योंकि यहां पर आपने वाई का लिमिट रख दिया है। वाई का लिमिट रख दिया मैंने, अब एक्स का लिमिट रखूंगा। एक्स का लिमिट क्या है सर? एक्स का लिमिट 0 to 10 है, मैंने यहां पर 0 to 10 रख लिया। फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई डी वाई dx, dx dy नहीं लिखेंगे, dy dx लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? पहले y का, क्योंकि यहां पर x का टर्म है, इसलिए y का इंटीग्रेशन पहले लेंगे। फंक्शन क्या बनाया सर आपने? फंक्शन 1 by 200 बनाया, तो मैं यहां पर 1 by 200 लिख लेता हूं। ओके ठीक है, अब 1 by 200 तो कांस्टेंट है सर, बाहर लिख लीजिए 1 by 200 लिख लिया सर। 0 to 10 सर dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y लिमिट क्या है? 20 माइनस एक्स टू 20, 20 माइनस एक्स टू 20 dx।
ऐसा हम लोग करेंगे। सर अपर लिमिट पुट करोगे 20 लिखोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे -20 प्लस x बनेगा, 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सर x, तो मैंने यहां पर x लिख लिया। सो इट विल बिकम x dx लाइक दिस वन। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व ऑलरेडी। 1/200 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 0 to 10, तो 0 to 10 मैंने पुट कर लिया। सर 10 का स्क्वायर करोगे ना 100 होगा, 0 का स्क्वायर करोगे ना तो 0 होगा। सो वी विल राइट इट एज 100 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 2। सर 100 और ये डबल 0 कैंसिल, आंसर आ गया 1/4। 1/4 आंसर आया जब हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट किया। दिस इज द मेथड 1। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो ये चीज पूछो पहले कि सर समझ में नहीं आया, y की लिमिट समझ में नहीं आई। ओके हमने सिंपली यहां पर क्वेश्चन में गए और क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 20 है, तो मैं y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसा y इज ग्रेटर देन 20 माइनस एक्स। y जो है वो ऑलवेज 20 माइनस एक्स से बड़ा है, हमें इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछा गया। तो मैं जब y का लिमिट पुट कर रहा हूं तो 20 माइनस एक्स से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये नंबर y जो है वो 20 माइनस एक्स से बड़ा है, तो ये नंबर इससे बड़ा होगा तो अपर लिमिट में उससे बड़ा नंबर आएगा। y की अपर लिमिट क्या है 20, मैंने यहां पर अपर लिमिट 20 पुट की, लोअर लिमिट 20 माइनस एक्स पुट की। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कहीं पे लिखा हुआ x ग्रेटर देन 0 तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम जहां तक जा सकता है मैं वहां तक लेके जाऊंगा जो अलाउ करेगा हमें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y का अपर लिमिट 20 है, y 20 तक अलाउ कर रहा है। प्रोबेबिलिटी जिसके लिए पूछा है, प्रोबेबिलिटी जिसके लिए पूछा है वो लोअर बाउंड्री डिसाइड कर रहा है 20 माइनस एक्स। सो 20 माइनस एक्स से स्टार्ट होगा 20 तक जाएगा, 0 to 10 तो है ही। दिस इज द मेथड 1। ये मेथड 1 हो गया अपना कि हमने डेंसिटी फंक्शन बनाया और उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी सॉल्व की और वो प्रोबेबिलिटी 1/4 निकल कर आया है। ओके 20 माइनस 1/200 कैसे आया, 1/200 फंक्शन कैसे आया। ओके फंक्शन कैसे आया, फिर से मैं शायद आप लोग लेट आए हो थोड़ा इसलिए, चलो मैं फंक्शन फिर से समझाता हूं आपको। देखो अगर कोई फंक्शन सिर्फ ऐसा होता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन 0,10, तो हम लोग क्या लिख रहे होते सर 1/10 लिख रहे होते ना, fx क्या बनता 1/10 बनता। उसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर वर्क करता, ये बोलता कि मैं यूनिफॉर्म है, ये बोलता कि मैं यूनिफॉर्म है, तो डेंसिटी फंक्शन क्या बनता सर, डेंसिटी फंक्शन f ऑफ y बनता 1/20, और यहां पर x 0 to 10 वेरी कर रहा है और यहां पर y 0 to 20 वेरी कर रहा है। अब मैंने बोला कि सर ये कंबाइंड है, ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट है तो मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाऊंगा। तो ज्वाइंट बनाने के लिए x 0 to 10 वेरी कर रहा है, y 0 to 20 वेरी कर रहा है, टोटल यूनिफॉर्म होने कारण एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल बन रहा है तो मैं बोलूंगा कि सर इसके लिए 1/10 और इसके लिए 1/20, 1/10 इंटू 1/20। x कहां से कहां वेरी कर रहा है सर 0 to 10 वेरी कर रहा है, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 to 20 वेरी कर रहा है, तो 1/10 इंटू 1/20 कितने हुए 1/200 हुए। यहीं से तो डेंसिटी फंक्शन बनाया हमने। मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेथड 2 दिखेगा क्योंकि कुछ लोगों को मेथड 2 ज्यादा अच्छा दिखता है सॉल्यूशन में, अंडरस्टैंडिंग में। ओके सो मेथड 2, सो मेथड 2 में हम लोग जा रहे हैं ग्राफिकल अप्रोच। सर ग्राफिकल अप्रोच में क्या होगा, क्वेश्चन में दिए हुए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन 0,10 एंड 0,20, एक x पे है और एक y पे है, तो मैं दो एक्सिस बना लेता हूं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। इस क्वेश्चन को ग्राफिकल वे से समझने के लिए मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग नहीं है तो हम प्रॉब्लमेटिक में फंस जाएंगे। ओके सो 0 to 10, मैं 0 to 10 पे रुका। दूसरा y जो है वो 0 to 20 है, मैं 0 to 20 पे रुका। ओके मैंने इन दोनों को मिला लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल इसलिए बन रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म नहीं तो रेक्टेंगल नहीं। ठीक है ओके अब प्रोबेबिलिटी पूछा गया x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 200। सर x प्लस वाई ग्रेटर देन 200 निकालने के लिए पहले मुझे एक लाइन बनाना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 का। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 का लाइन बनाने के लिए मैं x एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं।
एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई की वैल्यू 0 पुट करने पे एक्स इज इक्वल टू 20 आएगा। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया 20, लाइन इस पॉइंट से पास करेगा। ओके, अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 20 आएगा, और y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू 20 आएगा। तो एक पॉइंट y एक्सिस पे मिल रहा है ये वाला। सर इन दोनों को कनेक्ट करोगे ना, इन दोनों को कनेक्ट करोगे ना तो ये लाइन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए चाहिए? सर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर देन 20 के लिए। तो ये जो पोर्शन है शेडेड एरिया, दिस विल गिव द प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब इंटायर, सैंपल स्पेस इट मींस इंटायर, फेवरेबल इट मींस जो हमें चाहिए बस वही। तो हम लोग लिखेंगे शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया, शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया। शेडेड एरिया कितना है सर? सर शेडेड एरिया ना ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ये शेडेड एरिया देगा। तो इस शेडेड एरिया को निकालने के लिए मैं ये ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। कैन यू लेट मी नो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर x कोऑर्डिनेट 10 है और y कोऑर्डिनेट 20 है, सो वी विल राइट 10, 20। यहां पर जो पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 10 है। अगर x इज इक्वल टू 10 पुट करोगे तो y की वैल्यूज भी 10 मिलेगी। सो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10, 10। सो जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो विड्थ है यहां से यहां तक की वो कितनी होगी? सर दिस विल बी 10, ये 10 है। यहां पर जो विड्थ दिख रही है ये कितनी है? सर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 10 है। तो शेडेड एरिया इट मींस मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई, सर मुझे टोटल एरिया चाहिए। टोटल एरिया कितने हैं? सर टोटल एरिया किसका? जो हमारे सैंपल स्पेस में होगा सिर्फ उसको, हम इसको इंक्लूड नहीं कर लेंगे, ये तो हमारे सैंपल स्पेस के बाहर है। हमारा सैंपल स्पेस सिर्फ इतना है, ये रेक्टेंगल है जो अपना सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस में लिखेंगे 10 इंटू 20 विद इंटू हाइट, दिस विल बी द सैंपल स्पेस। सर कुछ कैंसिल आउट हुआ, 10 एंड 10 कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हुआ, आंसर 1/4 निकल कर आया। दिस इज द सेकंड अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। हेत आप पूछ रहे हो कि x ग्रेटर देन 20 माइनस वाई नहीं कर सकते? कर सकते, मना नहीं किया मैंने उसके लिए। आप किसी भी इक्वेशन है अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो आप इसी इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, आप इसी x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, आप इसी क्वेश्चन को लिख सकते हो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, आप लिख सकते हो। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेगा, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेगा। जब मैं इसमें इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो डिफरेंट और इसमें कर रहा हूं तो डिफरेंट। जैसे एक बार dx dy होगा तो दूसरी बार dy dx हो जाएगा, ऐसी चीजें चेंजिंग में नजर आएगी। शेडेड रीजन कैसे डिसाइड किया? क्वेश्चन किसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है? x प्लस वाई ग्रेटर देन 20। अगर कोई लाइन में ऐसा बनाता हूं, अगर ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो जो ओरिजिन के साइड में होता है, जो ओरिजिन के साइड में होता है उस साइड में मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, कोई भी वैल्यू लूं, कोई भी पॉइंट चूज करूं, तो उसके लिए x प्लस वाई जो होगा वो लेस देन 20 होगा। और इस लाइन के ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में चले जाएं, मैं इस साइड में लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाला लाइन हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 20। क्लियर हुआ? तो ये लाइन बनाया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 का। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पूछा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 20 का, तो मैं इस लाइन के आउटसाइड जाऊंगा। अगर मुझे लेस देन 20 का पूछा होता तो मैं इसके इस साइड में आता, ओरिजिन के साइड में आता, यहां पे ओरिजिन है। तो लेस देन एंड ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 12th स्टैंडर्ड में लाइन के हम ग्रेटर जाते थे तो इस साइड में होता था, लेस आते थे तो इस साइड में होता था। देखो ना भैया, आप लोग इतना क्यों कंफ्यूज होते हो? देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, सर x अपॉन 20 प्लस वाई अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। लाइन ड्रॉ करूंगा तो x एक्सिस पे 20 इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे 20 इंटरसेप्ट करेगा। मैं वर्क करूं अगर x प्लस वाई लेस देन 20 पे, लेट्स सेलेक्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 10 जो है वो 20 से कम है, तो मैं लिखूंगा x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। ये जो लाइन बनाएगा वो इस साइड में बनाएगा,
यहाँ पे 10 होंगे, यहाँ पे 10 होगा। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, मैं पूछूं x प्लस वाई ग्रेटर देन 20, लेट्स सेलेक्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x बाई 30 प्लस वाई अपॉन 30 इज इक्वल टू 1। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 30, y एक्सिस पे 30, तो मैं इधर लाइन जाऊंगा, ये 30 है और इस साइड में 30 है। ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या किया मैंने। हाँ, लीनियर इक्वालिटीज में था, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था एक सर्कल के रिलेटेड, वो भी गेट का ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन भी गेट का ही क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 upon pi for x square plus y square is less than equal to 1 and 0 for otherwise, then probability for y is greater than maximum of x comma minus x is fill in the blank। इसको भी मैं दो अप्रोच से आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप पहले आंसर लेकर आओ कि क्या आंसर ला रहे हो, ट्राई कर लीजिए। इसका आंसर बताओ। आपका मर्जी, आप ग्राफिकल वे से सॉल्व करना चाहो ग्राफिकल से सॉल्व करो, आपकी मर्जी। न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहो इंटीग्रेशन के थ्रू, इंटीग्रेशन से सॉल्व करो। दोनों वे से सॉल्व होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक वे से सॉल्व करूं तो दूसरे वे से नहीं होगा। मैं हमेशा ये चीज बात करता हूं कि अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, डजेंट मैटर हमारे सिलेबस में मैथमेटिक्स का कौन सा पोर्शन है। अगर मैं 2023 में एग्जाम देने वाला हूं, 22 में एग्जाम देने वाला हूं, मेरे सिलेबस में वेक्टर नहीं है, मेरे सिलेबस में वेक्टर नहीं है, लेकिन मैं पढ़ लूं, नुकसान नहीं करेगा। कहीं पे अगर यूज में आएगा तो हम उसको यूज में लेंगे। अगर मैं 21 में एग्जाम देने वाला हूं, 4 महीने बाद मेरा एग्जाम है, मैं नहीं पढ़ूंगा अगर मेरे सिलेबस में वेक्टर नहीं है तो। लेकिन अगर मैं 22, 23 को टारगेट कर रहा हूं, पढ़ लेना चाहिए। जितना ज्यादा नॉलेज अपने पास रखोगे क्वेश्चन को करने में, आपको उतना ज्यादा हेल्प मिलता रहेगा। देखो यहां पर डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, मुझे डेंसिटी फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी फंक्शन क्या है सर? 1 अपॉन पाई है। किसके लिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछा है सर? प्रोबेबिलिटी पूछा है देयर इज अ वाई दैट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स। तो कैलकुलस के चैप्टर में हमने कुछ ऐसा सीखा था कि मैक्स ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैक्स या मीन, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। सर मैं 2 लाइन बनाऊंगा, जो भी यहां पे दिया हुआ है मैं उसका 2 लाइन, 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन बना लूंगा। सर दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, सर दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मुझे मैक्सिमम पूछा गया है तो मैं मैक्सिमम पे फोकस करूंगा। सर यहां पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, इन दोनों लाइन में कौन सा बड़ा है? ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये लाइन है y इज इक्वल टू। सर जो ऊपर रहेगा वो बड़ा है, जो नीचे रहेगा वो छोटा है। मुझे मैक्सिमम बोला है, मैं ऊपर वाले को अहमियत दूंगा, नीचे वाले को छोड़ दूंगा। मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया, हट गया ये। तो इस साइड में तो ये है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? सर ये बड़ा है, इसको हटा दो। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस एक्स। प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो किस x और y की वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है? सर ये डिफाइन हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लो। उसके बाद इंटीरियर, लेस देन मतलब इंटीरियर ऑरिजिन की साइड में, और ग्रेटर देन का मतलब ऑरिजिन के बाहर, तो आउटसाइड की बात करेंगे। तो यहां पर लेस देन है तो हम लोग इंटीरियर की बात करेंगे। तो मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूं। सो ये एक सर्कल बना लिया मैंने, इस सर्कल का नाम रख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है
तो मैं सॉल्व करूंगा तो हमें पता चलेगा कि हमें बोला गया है y इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस x। ये मैक्सिमम का ग्राफ है, कौन सा, ये वाला है ना। अब y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इससे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी मतलब मैं ओरिजिन के ऊपर जाऊंगा। ये अपना शेडेड एरिया है, दिस इज दिस शेडेड एरिया है ना, ये शेडेड एरिया है। टोटल एरिया आपको पता होना चाहिए, शेडेड एरिया पता होना चाहिए। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर y इज ग्रेटर देन मैक्सिमम x कॉमा माइनस x इज इक्वल टू शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया, शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ये ध्यान में रखना। y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो होता है ना, ये 90 डिग्री वाले एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। उसी तरीके से ये वाला जो है ना, ये भी 90 डिग्री वाले एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैं ऐसा बोलूं कि सर इसको थोड़ा सा चेंज करके यहां पर लेकर आ जाए तो ये 1/4 एरिया एक्चुअली कवर कर रहा है। पूरे सर्कल का कितना एरिया कवर कर रहा है, 1/4। ओके, सो कैन वी राइट शेडेड एरिया इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एरिया एंड दिस इज टोटल एरिया। शेडेड एरिया जो है वो टोटल एरिया का कितना है, 1/4 है। टोटल एरिया कैंसिल, आंसर इज 1/4। देखिए यस, शक्ति थोड़ा सा आप देख लेना, बाद में आपने आंसर सही किया है फिर। ओके, सो यस, वेरी गुड। अब इसका दूसरा वे भी मैं बता देता हूं कि सर इंटीग्रेशन वाला मेथड बता दो। ये तो ग्राफ वाला मेथड हो गया, ये मैंने ग्राफ वाला मेथड बता दिया आपको, है ना। अब इंटीग्रेशन वाला भी मेथड बता देते हैं। सर इंटीग्रेशन वाला मेथड करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए y इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस x का। तो मैं डबल इंटीग्रेशन तो करने वाला हूं। फंक्शन डेंसिटी फंक्शन क्या है सर, 1/π है, मैंने 1/π लिख लिया। मैं यहां पर dx dy लिखूंगा, मुझे यहां पर x और y की लिमिट बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे, तो जो पाथ दिया हुआ है वो सर्कुलर पाथ है। दिस इज अ सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ है तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना चाहिए। पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना आसान रहेगा। सो नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो dx dy को क्या लिखते हैं सर, dx dy को r dr d थीटा लिखते हैं। जिन लोगों ने वेक्टर अटेंड किया होगा उनको ये चीज पता होगा कि dx dy को r dr d थीटा लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख रहा हूं 1/π r dr d थीटा। ओके, हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना। तो अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ जाऊं तो आपसे मैं पूछूंगा कि ये थीटा इज इक्वल टू कितना बनाएगा सर, ये थीटा इज इक्वल टू π/4 बनाएगा। ओके, और ये वाला लाइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनाएगा सर, ये वाला लाइन थीटा इज इक्वल टू 3π/4 बनाएगा। ये π/4 एंगल बनाया, π/2 3π/4, 3π/4 तक गया। तो थीटा π/4 से 3π/4 तक वेरी कर रहा है। इस शेडेड रीजन में इस सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू 1। शेडेड रीजन में रेडियस कहां से कहां तक वेरी कर रहा है सर, ओरिजिन है ये और ये 0.1 है, तो रेडियस जो है वो 0 to 1 तक वेरी कर रहा है। So radius will vary from 0 to 1 and theta will vary from π/4 to 3π/4। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया। सर r 1/π तो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लो। r का इंटीग्रेशन करोगे तो r²/2 लिखोगे। r का लिमिट है 0 to 1, मैंने 0 to 1 पुट कर लिया। सर थीटा का इंटीग्रेशन करोगे ना, d थीटा का इंटीग्रेशन करोगे ना तो थीटा आएगा, और थीटा का लिमिट है π/4 to 3π/4। दिस इज फ्रॉम π/4 to 3π/4। So just start solving 1/π into r²/2 लिमिट पुट करोगे 1/2 आएगा into 3π/4 माइनस π/4। 3π/4 में मैं π/4 को सबट्रैक्ट करूंगा तो 2π/4 बचेगा। 2π/4 इज π/2। सो आई विल राइट हियर π/2। सर पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, आंसर आ गया। तो हम किसी भी अप्रोच से सॉल्व करें आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि हम किस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा जल्द से जल्द आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया कि ग्राफिकल वे से सॉल्व करूं तो हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमें ग्राफ से इसका एरिया और टोटल एरिया तुरंत नजर आ रहा है। टोटल एरिया πr²
और ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर का 1/4 है, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1/4 आ गया। वही आंसर यहां से भी आ रहा है। तो मैं इतने इंटीग्रेशन के लफड़े में क्यों पढ़ूं, मैं ग्राफिकल वे से सॉल्व कर लूं अगर क्वेश्चन ग्राफिकल वे से सॉल्व हो रहा है तो। लेकिन ग्राफिकल वे से सॉल्व होने के लिए हमें सारे फंडामेंटल पता होने चाहिए। सर फंक्शन का तो कुछ यूज नहीं हुआ, किसमें फंक्शन का यूज नहीं हुआ? ये देखो फंक्शन 1/पाई का यूज किया, फंक्शन का यूज कैसे नहीं हुआ? अगर आप ग्राफिकल वे में बोल रहे हो कि सर ग्राफिकल वे वाले में फंक्शन का कोई यूज नहीं हुआ, तो ये सोचना भी गलत है कि फंक्शन का यूज नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग ही तो इस सर्कल को आपने बनाया। आप ऐसे इस सर्कल को बनाते कहां से? अगर ये चीज नहीं दिया हुआ होता तो क्या आप ये सर्कल बना लिए होते? फंक्शन का तो यूज हो ही रहा है। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि हमने ये पढ़ रखा है कि डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉमा वाई dx dy करूं तो ये 1 होना चाहिए, और ये होगा इसके लिए। कैसे सर? देखो डेंसिटी फंक्शन 1/पाई है ना? dx dy लिखूंगा, डबल इंटीग्रेशन, ओके सर 1/पाई कांस्टेंट है, डबल इंटीग्रेशन dx dy। सर dx dy क्या? dx dy का मतलब एरिया, मैंने यहां पर एरिया लिखा। किसका एरिया? जो इस पोर्शन से बन रहा है। इस पोर्शन से क्या बन रहा है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मैंने यहां पर लिखा पाई आर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग रेडियस क्या है? सर रेडियस 1 है, मैंने यहां पर रेडियस 1 स्क्वायर पुट कर लिया, कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। है पूरा यूज है, आपको समझने की जरूरत है कि कहां पर वो इंप्लीमेंट हो रहा है। सो नाउ we will move towards the conditional probability and Bayes theorem. So write down ग्राफिकल वे में कहाँ यूज हुआ? ग्राफिकल वे में मैंने आपको समझाया कि विदाउट सर्कल आप कैसे प्रोबेबिलिटी बताते हैं। सर्कल कहां से आया? डेंसिटी फंक्शन से ही तो ये समझ में आया ना कि सर्कल बन रहा था। राइट डाउन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पे डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों सेम चीज है या दोनों डिफरेंट चीज है। कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कब इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये मुझे कंफ्यूजन होता है। अगर वो कंफ्यूजन रहा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में समहाउ कभी कभी आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा 11th-12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा था, उस सेट थ्योरी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट का पता होगा। देखना, ध्यान में रखना मेरी बात को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। दोनों को कभी भी हम एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश नहीं करेंगे। दोनों डिफरेंट वर्क करता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट और इंडिपेंडेंट इवेंट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं बोलूं कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, भैया है दोनों प्रोबेबिलिटी, कुछ ना कुछ लिंक है, लेकिन डिस्क्रीट को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा और कंटिन्यूअस को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। आप ऐसे कैसे बोलोगे कि कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टीज आप डिस्क्रीट में लगा दो, डिस्क्रीट का कंटिन्यूअस में लगा दो? नहीं, डिस्क्रीट एलिमेंट के लिए वर्क करता है, वो मास फंक्शन के लिए होता है, और यहां पर डेंसिटी फंक्शन होता है, एक सर्टेन रेंज होता है। ओके, सो थोड़ी सी चीजें मैं यहां पर आपको बना रहा हूं। लेट्स से दिस इज द सैंपल स्पेस। हम लोग सेट थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं और हम लोग वेन डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ वेन डायग्राम। ये सैंपल स्पेस दिया, ये मैंने पूरे वर्ल्ड को मान लिया कि दिस इज इंटायर वर्ल्ड। ओके, लेट्स से दिस इज ए and let's say this is B. Okay, there is something common in between A and B. Sir, there are some part which is common to both of these.
इस पार्ट को क्या बोलेंगे? सर ये जो पार्ट होगा ना वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी है, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूंगा कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि आप मुझे पहले बताओ कि ए एंड बी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है। अगर मैं इंडिपेंडेंट बोलूं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है, एक का ऑकरेंस दूसरे के ऑकरेंस को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे मैं एक कॉइन को अभी टॉस किया, पहली बार टॉस करने पे हेड आ गया, अब पहली बार हेड आया है वो आना, दूसरी बार अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रखेगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रखेगा। इट मींस बोथ ऑफ दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई जब मुझे ऐसा कुछ पूछा जाता है कि हेड पहली बार में दूसरी बार में भी हेड आए तो हम लोग क्या लिखते हैं? PH इंटू PH, ऐसा ही तो लिखते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट इसलिए करते हैं। अगर ए एंड बी ये दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट रहे तो PA इंटरसेक्शन B मैं PA इंटू PB बोलूंगा, है ना। ये इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट हुआ। मैं लिंक करूंगा बाद में जाकर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन से, और इस डिफिनीशन को मैं मॉडिफाई भी करूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैं मॉडिफाई करके वो रिजल्ट भी आपके सामने रखूंगा। ये इंडिपेंडेंट है तो PA इंटू PB PA इंटरसेक्शन B के इक्वल है। ओके, अब मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, उसको भी समझना और देखना कि क्या हो रहा है। ये A है और ये B है। क्या इन दोनों में कुछ ऐसा पार्ट है जो कॉमन है? इन दोनों A एंड B में क्या कोई ऐसा पार्ट है जो कॉमन है? नहीं सर, कॉमन नहीं है। इट मींस A इंटरसेक्शन B जो होगा वो फाई होगा, नल सेट होगा। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो सर आप ये प्रोबेबिलिटी तो 0 बोलोगे। अगर इंडिपेंडेंट भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है तो क्या बोलोगे? सर आपने बोला इंडिपेंडेंट भी है, जब इवेंट एक साथ ऑकर नहीं कर सकते हो, जब इवेंट एक साथ ऑकर नहीं कर सकते हो तो मैं उसको बोलूंगा दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक साथ ऑकर नहीं करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। मैंने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है तो क्या बोलोगे? सर आपने बताया कि अगर इंडिपेंडेंट होता है तो PA इंटरसेक्शन B जो होता है वो PA इंटू PB होता है। आपने इंडिपेंडेंट होने पे ऐसे रिजल्ट बताया। आप बोल रहे हो कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कारण PA इंटरसेक्शन B 0 होता है। इट मींस आप इसको इससे कंपेयर करके PA इंटू PB को 0 करोगे। सर PA इंटू PB को अगर मैं 0 कर लूं तो आप बोलोगे कि सर आइदर PA 0 है और आइदर PB 0 है, इन दोनों में से कोई एक तो 0 है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों हो गया तो आइदर PA 0 है आइदर PB 0 है, इन दोनों में से कोई 0 है या फिर दोनों 0 है। या फिर मैं बोलूं कि PA एंड PB बोथ आर 0, बोथ आर 0। हो सकता है ओनली ये 0 हो और PB 0 हो, या फिर बोथ के बोथ 0, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि PA इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट होने के कारण PA इंटू PB दे रहा है। ये रिजल्ट किसके लिए है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो मैंने बोला कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों रहा तो सर दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस, इट मींस PA इंटू PB जो है वो 0 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। अगर दिस इज इक्वल टू 0 है तो आइदर PA 0 है या फिर PB 0 है और PA एंड BB बोथ 0 है, तभी ये रिजल्ट बन सकता है। ओके, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। सपोज एक वेन डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है S से। लेट्स से दिस इज B, ये जो सेट है वो B है, इसके अंदर में एक दूसरा सेट है A। मुझसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, लिखना नहीं, बस ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं, उसके बाद मैं थ्योरी लिखूंगा, अभी जस्ट समझा रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, तो आप क्या बोलोगे? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, हमें A की प्रोबेबिलिटी चाहिए गिवन फॉर B,
इट मींस हमारा जो सैंपल स्पेस अब बन रहा है वो सैंपल स्पेस ये हो जाएगा, मैं इस वाले को भूल जाऊं, मेरा सैंपल स्पेस ये बन जाएगा। सो मैं कुछ ऐसा लिख लूं PA अपॉन PB, ऐसा लिखूं? नहीं। क्या मैं ऐसा लिखूं PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB? यस। इन दोनों को इंटरसेक्शन करने के बाद जो चीजें कॉमन निकल कर आ रही हैं मैं उसको लिखूं। सर ऐसा क्यों बोले आपने, PA क्यों नहीं लिखा? PA लिख लेते हैं, अगर ये पूरा का पूरा अंदर रहेगा तो मैं लिख लूंगा, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसा रहा तो ये रहा B और ये रहा A, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, तो सर B में कितना है? A इंटरसेक्शन B है, तो A इंटरसेक्शन B लिखा। किसमें है, किसकी बात हो रही है? B की बात हो रही है, तो डिवाइडेड बाई PB लिखा। सेम वे में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A की मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? सेम चीज है, मैं यहां पर डायग्राम को चेंज कर लूंगा, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, ये सैंपल स्पेस है, ये सेट A है और इसके अंदर में एक B है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, तो मैं यहां पर PB अपॉन PA के तरीके से लिखता हूं। ओके सर, PB अपॉन PA, क्योंकि B तो इनसाइड में है। अगर बाहर रहा तो ऐसा रहा तो ये A है और ये B है और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, तो ये कॉमन वाला पार्ट को तो हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा सर PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, तो मैं जनरलाइज पे ही वर्क करूंगा, इंटरसेक्शन वाले पे वर्क करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दूंगा। ओके सो राइट डाउन प्रोबेबिलिटी of the event, probability of the event A given B is equal to PA upon B। डिनोट करने का तरीका है probability of event A given B PA upon B is equal to, हमने यही बातें की यहां पर। ये एक सैंपल स्पेस है, ये A है और ये एक B है, तो A और B में कुछ कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट क्या है सर? इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट कहलाते हैं। तो मैं यहां पर लिखा PA इंटरसेक्शन B। किसके गिवन के लिए पूछा है? B के गिवन के लिए पूछा है, मैं डिवाइडेड बाई PB लिखूंगा। जरूरी थोड़ी है ऐसा लिखें, अगर मुझे कुछ ऐसा लिखा हुआ है PB गिवन A तो क्या बोलेंगे? P प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A तो क्या बोलेंगे? ये तो A गिवन B के लिए हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन A, ये क्या लिखेंगे? सर अब मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, मैं ऐसा लिखूंगा। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट B गिवन A, है ना। एक ही डायग्राम से मैंने दोनों चीज को समझाने की कोशिश की है। ओके सर, इससे कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है, वो रिजल्ट ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। इसमें भी इंटरसेक्शन है और इसमें भी इंटरसेक्शन है, सो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA अपॉन B इंटू PB, PA अपॉन B इंटू PB। सर इस वाले से अगर A इंटरसेक्शन B लिखें तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B अपॉन A इंटू PA। कंफ्यूज होने का बिल्कुल नहीं, देखो A अपॉन B PB, जो नीचे है वही ऊपर मल्टीपल हुआ है, PB अपॉन A जो नीचे है वही ऊपर मल्टीपल हुआ है, तो याद करने का ये तरीका हो जाएगा आपको। तो दोनों PA इंटरसेक्शन B ही है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। ओके अब इसको और थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं, और भी ज्यादा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को लिंक करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो मैंने बोला if A and B are independent event, if A and B are independent events, मतलब A का ऑकरेंस B को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, B का ऑकरेंस A को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सो अगर मैं कुछ आपसे पूछूं PA इंटरसेक्शन B, PA गिवन B, मैंने बोला कि A का और B पे कोई इफेक्ट नहीं है, B का इफेक्ट A पे कुछ नहीं है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट, A B पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, B A पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। डजंट मैटर B occur or not occur, what will be occur, it will be for A only।
सो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन B, भैया B A और B इंडिपेंडेंट है, B ऑकर हो या ना हो उससे हमें क्या मतलब, मैं क्या बोलूंगा सर ये P A के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं P B अपॉन A लिखूं तो क्या बोलूंगा सर A ऑकर हो या ना हो, अगर इंडिपेंडेंट है तो B अपॉन A क्या होगा सर ये P B होगा। ओके, अब इसी में इंप्लीमेंट कीजिए कि P A अपॉन B P A के इक्वल है, P A के इक्वल है, तो P A इंटरसेक्शन B क्या होगा P A इंटू P B, P A इंटरसेक्शन B क्या होगा P B इंटू P A, P B इंटू P A बोलो या P A इंटू P B बोलो, दोनों सेम ही चीज है। सो इन रिजल्ट को इसके ऊपर फोर्स करने के बाद, इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P A इंटू P B। अब समझ में आ गया होगा कि हम इंटरसेक्शन को P A इंटू P B क्यों लिखते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है मल्टीपल सिलेक्ट चॉइस का। क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ A and B are independent events then which of the following is oblique are true। फर्स्ट ऑप्शन PA इंटरसेक्शन B is equal to PA upon B into PB। सेकेंड ऑप्शन PA इंटरसेक्शन B is equal to PB upon A into PA। थर्ड ऑप्शन PA इंटरसेक्शन B is equal to PA into PB। फोर्थ ऑप्शन PA इंटरसेक्शन B is equal to 0। सर ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव तो बोला नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला, सिर्फ इंडिपेंडेंट बोला है। अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं इंटरसेक्शन को 0 नहीं करूंगा, एक्सक्लूसिव बोलेगा तो इंटरसेक्शन को 0 करूंगा, एक्सक्लूसिव नहीं बोला है तो मैं 0 नहीं करूं। क्लियर, ओके। अगर एक्सक्लूसिव भी बोल दे और इंडिपेंडेंट भी बोल दे, एक्सक्लूसिव भी बोल दे और इंडिपेंडेंट भी बोल दे, तो एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट होने में मैंने आपको बताया आइदर PA 0 होगा, आइदर PB 0 होगा, और आइदर PA एंड PB ये दोनों के दोनों 0 होंगे। इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं बोलूंगा कि PA क्या है सर, PA अपॉन B। तो ऑप्शन में ऐसे हो सकते हैं, PA अपॉन B 0 हो सकता है, ऑप्शन बी PB अपॉन A 0 हो सकता है, ऑप्शन सी PA 0 हो सकता है, ऑप्शन डी PB ग्रेटर देन 0 हो सकता है। यस, उस तरीके से हम आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ओके सर, इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया, थ्योरी पढ़ना तो बहुत आसान होता है, उसको इंप्लीमेंट करना ही मुश्किल होता है। सो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग लेवल से करनी है तो उसके लिए मुझे ट्री डायग्राम का यूज करना चाहिए। ट्री डायग्राम एक ऐसा मेथड है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आसान तरीके से करने में हेल्प करता है। बहुत कम बुक में ट्री डायग्राम मेंशन रहेगा एज अ टॉपिक, और ट्री डायग्राम एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है। जैसे आपने ये चीज देखा होगा कि सेट थ्योरी का क्वेश्चन अगर 12th स्टैंडर्ड में आता है ना, तो कुछ लोग अननेसेसरी कैलकुलेशन करते रहते ए इंटरसेक्शन बी समथिंग और उसके बाद सॉल्व करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सर वेन डायग्राम बना लो, सब कुछ पता चल जाएगा। सेट थ्योरी का ही क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाया तुरंत आंसर आ गया। और ऐसे कैलकुलेशन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे फार्मूले आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, ऐसे है ना। तो उस तरीके से कुछ लोग सॉल्व करते हैं, लेंदी जाता है। कुछ लोग वेन डायग्राम बनाते हैं और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, वो इजी हो जाता है। तो वही है कि हमें लर्न करना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को वेन डायग्राम के तरीके से, एक ट्री डायग्राम होता है, वो ट्री डायग्राम के हेल्प से मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को इजी वे में कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, सो ट्री डायग्राम होता क्या है, ट्री डायग्राम मेथड। मान लीजिए कि कोई इवेंट दिया हुआ है और ये इवेंट ऑकर करता है। ओके, तो इस इवेंट को ऑकर करने के लिए दो तरीके हैं। लेट्स से दिस इज E1 एंड E2। इसके लिए कुछ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है PE1 और इसके लिए कुछ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है PE2। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस इवेंट के लिए दो पार्ट में प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो रहा है तो जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 निकल कर आएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इन दोनों का एडिशन 1 निकल कर आएगा। तो सर यहां पर अगर सपोज 0.4 हो तो यहां पर क्या बोलेंगे, सर यहां पर 0.6 लेंगे, क्योंकि इस इवेंट के दो पार्ट हैं।
अब ये इवेंट जो है ना यहाँ पर स्टॉप हो रहा है, ये ऑकर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही ये ऑकर होता है तो इसमें भी दो पार्ट बढ़ जाते हैं। इस इवेंट के बाद फिर से E1 आता है और यहां पर E2 आता है। E1 के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और E2 के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर प्रोबेबिलिटी E2 के ऑकर होने की क्या है, तो E2 कहां कहां ऑकर हो रहा है? सर E2 तो दो जगह ऑकर हो रहा है। कौन कौन सा जगह ऑकर हो रहा है? एक तो सर यहां पे ऑकर हो रहा है E2, देखो E2 के लिए कितने 0.6, तो मैं लिखूंगा 0.6 इनटू इसके ऊपर क्या है, पेरेंट है, पेरेंट है तो मैं 1 लिखूंगा, प्लस सर E2 और भी कहीं पे ऑकर हुआ है। कहां पे ऑकर हुआ है? सर देखो E2 यहां पे ऑकर हुआ है। E2 अगर यहां पे ऑकर हुआ है तो ये किसके नीचे आया है? सर इसके नीचे आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ मल्टीपल होगी, तो मैं लिखूंगा 0.6 इंटू 0.6, मैं ऐसे निकालूंगा सर 0.6 प्लस 0.36, दिस इज 0.96, दिस विल बी द आंसर। तो हम इस तरीके के ट्री डायग्राम को अप्रोच लगाएंगे। और ध्यान में रखना, ट्री डायग्राम बनाकर सॉल्व करना आसान रहेगा, लेकिन ट्री डायग्राम बनाते कैसे हैं क्वेश्चन को देखकर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। हम क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन पे कमांड कर लोगे ना ट्री डायग्राम पे, तो ऑटोमेटिकली आगे आने वाले क्वेश्चंस पे आपका पेन खुद से चलना स्टार्ट करेगा कि मैं ट्री डायग्राम कैसे बनाऊं। लैंग्वेज लिखा रहेगा, पहला लैंग्वेज पकड़ेंगे, उसका नाम रख लेंगे, उस इवेंट के अंदर में और कौन कौन ऑकर हुआ है उसको ब्रांच बना लेंगे। इसमें कुछ ऑकर हुआ है मैं इसके नीचे ब्रांच बना लूंगा, इसमें कुछ ऑकर हुआ है मैं इसके नीचे ब्रांच बना लूंगा। जो भी पूछा होगा प्रोबेबिलिटी मैं उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना स्टार्ट करूंगा। सो मैं क्वेश्चन लिखता हूं और उसमें ट्री डायग्राम का इंप्लीमेंटेशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे मैं ट्री डायग्राम वगैरह के यूज से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। कुछ क्वेश्चन में ट्री डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ रहेगा। सर अगर एन एरिया इज पूछे तो क्या एन एरिया पूछेगा? यार आप क्या बोल रहे हो राजेश, मुझे खुद समझ में नहीं आया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एरिया ऑफ गिवन ए, एन एरिया का मतलब क्या हुआ? पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेट, आपको आंसर देना है, सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। लेट PE डिनोट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैपिटल E गिवन PA is equal to 1 and PB is equal to 1/2. The values of P A upon B and P B upon A respectively are fill in the blank. Option A 1/4 1/2, option B 1/2 1/4, option C 1/2 1, option D 1 1/2. This is the question from GATE 2003 कंप्यूटर साइंस। ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। एनीवन? ट्री को कितने लेवल तक लेके जाना है, जहां तक क्वेश्चन लेके जाएगा हम वहां तक लेके जाएंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ट्री डायग्राम से, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्री डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट टाइम जो बना रहे होंगे उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, धीरे धीरे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं।
सर इस क्वेश्चन में ना कुछ डिफरेंट ही है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1। वैसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, उसका मतलब क्या हुआ सर? ए इज अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब सर ये ऑलवेज ऑकर होगा। ऑलवेज ऑकर होगा मतलब कोई दूसरा इवेंट ऑकर हो या ना हो, ये तो ऑकर होगा। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? सर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो गया ना। अगर ए जो है वो श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट का मतलब वो ऑलवेज ऑकर करेगा, कोई ऑकर हो या ना हो वो ऑलवेज ऑकर करेगा, दैट इज अ श्योर इवेंट। अब मुझसे पूछा गया है पी ए फॉर गिवन बी, तो मैं लिखता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ऐसा लिखता हूं। अब अगर कोई इवेंट ए जो है वो श्योर इवेंट है तो बी का ऑकर होना या ना होना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रखेगा। तो मैं डायरेक्टली भी ऐसा बोल सकता था कि ए जो है वो श्योर इवेंट है, बी का ऑकर होना या ना होना हमें कोई इफेक्ट नहीं रखेगा। दिस इज इक्वल टू पी ए। दूसरा तरीका ये कि अगर पी ए ऑलवेज ऑकर हो रहा है, इट मींस ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा। तो मैं इसको लिखूंगा पी ए इंटू पी बी, और ये डिवाइडेड बाई पी बी है। पी बी कैंसिल आउट हो गया सर, पी ए बचा। पी ए यहां से भी है, देखो यहां से भी है, दोनों अप्रोच सेम है। ये लैंग्वेज वाला है और ये फार्मूले के यूज से है ना। सो हमें पी ए अपॉन पी बी जो निकल कर आया वो पी ए निकल कर आया। पी ए अपॉन बी इज पी ए। पी ए कितना है सर? पी ए 1 है, तो पी ए अपॉन बी 1 निकल कर आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन है? डी। सर दूसरा वाला भी बताओ, पी बी अपॉन ए भी बताओ। भैया ए तो ऑलवेज ऑकर होगा, ए का ऑकर होना या ना होना बी को क्या इफेक्ट करेगा? सर दिस इज पी बी इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर। यस, बहुत सारे स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आया है। Okay, write down the question. This is the question from GATE 2014 Electronics and Communication Engineering. In a housing society, half of the families कोई सॉल्व करने का ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ट्री डायग्राम कैसे बनाता हूं। आप ऑब्जर्व करोगे ये सर ट्री डायग्राम कैसे बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे कि ट्री डायग्राम सर ने जैसे बोला था मैं उस तरीके से बनाने की कोशिश करूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऑब्जर्व करोगे कि ट्री डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूं। ओके, हाफ ऑफ द फैमिली has half of the families have 2 children per family. half of the children have a single child per family. Half of the families have a single child per family, while remaining half have 2 childs per family. Okay. The probability that a child picked at random has a sibling is fill in the blank. देखो क्वेश्चन को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। सर किसी हाउसिंग सोसाइटी में
फैमिलीज की बात हो रही है। कितने टाइप के फैमिलीज हैं? सर फैमिलीज को दो पार्ट में डिवाइड किया। हाफ ऑफ द फैमिलीज हैव चाइल्ड 1 एंड हाफ ऑफ द फैमिलीज हैव चाइल्ड 2। तो मैं सबसे पहले एक सोसाइटी बना लेता हूं। देखो कैसे कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। सोसाइटी की बात हुई, सोसाइटी बना लिया। अब इस सोसाइटी में दो टाइप की फैमिलीज हैं। एक फैमिलीज F1 है, दूसरी फैमिलीज F2 है। F1 जो फैमिलीज है ना, उसके पास सिंगल चाइल्ड है, इसके पास एक ही चाइल्ड है। जो दूसरी फैमिली है ना, उसके पास 2 चाइल्ड है। देखो लिखा हुआ है हैव 2 चाइल्ड पर फैमिली। तो इसके पास 2 चाइल्ड है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। अब प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड पिक्ड एट रैंडम। हम रैंडमली इससे एक चाइल्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उस चाइल्ड का एक सिबलिंग हो? भैया सिबलिंग क्या होता है? अगर मेरा कोई ब्रदर सिस्टर कुछ है तो मेरा वो सिबलिंग कहलाएगा। अगर मेरा ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है तो मैं एलोन हूं, मेरा कोई सिबलिंग नहीं है। ये एलोन है, इसका कोई सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग कहां पर है? सर इसका सिबलिंग है, इसका सिबलिंग है, इन दोनों का सिबलिंग है और इसका कोई सिबलिंग नहीं है। हमारा फेवरेबल कंडीशन कितने हैं? सर हमारा फेवरेबल कंडीशन 2 है, एक ये और एक ये। हमारे फेवरेबल कंडीशन 2 है। देखो ट्री डायग्राम से कितनी जल्दी आंसर आएगा ये चीज देखना। हमारा फेवरेबल कंडीशन 2 है, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। देयर आर 2 फेवरेबल कंडीशन। ओके, टोटल कंडीशन कितने हैं? सर देयर आर टोटल 3 कंडीशन। चाइल्ड यहां पे है, चाइल्ड यहां पर है, चाइल्ड यहां पर है। किसी भी चाइल्ड के लिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिया। ऐसा नहीं बोला कि यहां पर बॉयज है, यहां पे गर्ल है, बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला बस चाइल्ड है, चाइल्ड है, चाइल्ड है। यहां पर भी फैमिली के बारे में ऐसा नहीं बोला कि 30% फैमिली ये रखता है और 70% फैमिली ये रखता है। नहीं, हाफ ऑफ द फैमिली, मतलब सब कुछ इक्वल इक्वल में चल रहा है। अगर सब कुछ इक्वल इक्वल में चल रहा है तो जनरलाइज्ड हो गया ये। तो मैं बोलूंगा कि मुझे बोला गया सिबलिंग वाला, तो हमारा फेवरेबल कंडीशन कितने हो जाएंगे? सिबलिंग। हमारे फेवरेबल कंडीशन कितने हो जाएंगे? सर इसको सिलेक्ट करोगे ना तो सिबलिंग मिलेगा, सर इसको सिलेक्ट करोगे ना तो भी सिबलिंग मिलेगा। तो 2 हमारा फेवरेबल कंडीशन है। टोटल कंडीशन कितने सिलेक्ट करने के? सर 1 2 3, 2/3 आंसर। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना। हाँ, बस ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फिनिश करके आज का लेक्चर मैं फिनिश करूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों। स्टैटिस्टिक्स इसलिए मैं लेकर चल रहा हूं अभी क्योंकि एप्टीट्यूड के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स 2020 में ऐड किया है, तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन एप्टीट्यूड में भी हो सकते हैं, इसलिए मैं स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। ओके सुभाष, ओके आपने रिपीट करने की बात की। हम सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट किया। एक सोसाइटी है, मैंने सोसाइटी ले लिया और इस सोसाइटी में फैमिलीज है। हाफ ऑफ द फैमिलीज हैव सिंगल चाइल्ड एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द फैमिलीज हैव 2 चाइल्ड। तो 2 टाइप की फैमिलीज है, लेट्स से F1 और F2। अगर कुछ ऐसा बोला होता 30% ऑफ द फैमिली हैव सिंगल चाइल्ड एंड 70% ऑफ द फैमिलीज हैव 2 चाइल्ड, तो मैं यहां पर 0.3 और 0.7 लेकर चल रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ द फैमिलीज एंड हाफ ऑफ द फैमिली। 1/2 1/2 0.5 की तरफ जा रहा है, हमें उसको इग्नोर कर लिया। अब आगे पढ़ें तो F1 फैमिली जो है उसके एक ही चाइल्ड है और F2 जो फैमिलीज है उसके 2 चाइल्ड है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, 2 चाइल्ड है। प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछ रहा है? सर हम एक रैंडमली इससे पिक्ड करते हैं, तो आप बताओ कि उसके सिबलिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? सिबलिंग का मतलब उसका कोई भाई बहन होने चाहिए। अगर इसको सिलेक्ट करोगे ना तो इसका कोई भाई बहन नहीं मिलेगा। सर इसको सिलेक्ट करोगे ना तो भाई बहन मिलेगा, C2 भाई बहन है। अगर C2 सिलेक्ट करोगे ना तो इसका भी भाई बहन मिलेगा, C1 भाई बहन है ना। तो हमारा सिबलिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर सिबलिंग होने के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा गया, सिबलिंग कहां कहां है? सर इसको सिलेक्ट करोगे सिबलिंग, इसको सिलेक्ट करोगे सिबलिंग। सिबलिंग 2 कंडीशन में है। टोटल कितने कंडीशन है? सर टोटल 3 कंडीशन है। सिलेक्ट करने का, चाइल्ड को सिलेक्ट करने के टोटल कितने हैं? आइदर इसको सिलेक्ट करोगे, आइदर इसको सिलेक्ट करोगे, आइदर इसको सिलेक्ट करोगे। देयर आर 3 वेज। 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी।
दवे क्वेश्चन में बेसिक से ही ऑलवेज स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे लेवल बढ़ा के चले जाएंगे। मैं डायरेक्टली टफ एग्जांपल रख दूं और स्टूडेंट सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया, उससे अच्छा मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊं ना। अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम गए हैं क्या? मैंने ए गिवन बी लिखा है क्या कहीं पे? नहीं। अभी मैं जनरलाइज ट्री डायग्राम का क्वेश्चन कर रहा हूं, जनरलाइज ट्री डायग्राम का। यहां पर कंडीशनल कहीं पे नहीं लगा। ऐसा कुछ पूछा क्या सिबलिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर समथिंग हो? नहीं। अभी मैं सिंपल ट्री डायग्राम के क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे जाऊंगा। पेशेंस रख लो थोड़ा। एक और क्वेश्चन करते हैं। So write down the question. The figure shows schematic diagram of a production process with machines A, B and C and input job needs to be pre-processed either by A or B before it fed to C, from which the final finished product comes out. The probability of failure of A, B and C are PA is equal to 0.15, PB is equal to 0.05, PC is equal to 0.1। डायग्राम बना रखा है कुछ यहाँ पे। दिस इज मशीन ए, दिस इज मशीन बी और ये दोनों जाकर एक लिंक हो गया सी में और यहाँ से आउटपुट मिल गया, यहाँ से अपना इनपुट है। ओके, assuming independent failure of machine, इंडिपेंडेंट फेलियर ऑफ मशीन्स। इंडिपेंडेंट फेलियर का मतलब हुआ एक मशीन फेल हो रहा है, उसका इफेक्ट दूसरे मशीन पे नहीं पड़ रहा है। इंडिपेंडेंट फेलियर ऑफ मशीन्स, द प्रोबेबिलिटी दैट a given job is successfully processed, given job is successfully processed। मैं पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2014 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए कि एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में उन्होंने लैंग्वेज में क्या बताया है कि ए बी सी 3 मशीन है, ए बी एंड सी। जो पहले जॉब इनपुट हो रहा है वो आइदर मशीन ए में जा रहा है और आइदर मशीन बी में जा रहा है, ऐसा कुछ इनपुट जा रहा है और यहां से जो भी जाएगा वो डायरेक्टली सी में पहुंचेगा। सी में चला गया और मुझे फाइनली आउटपुट मिल रहा है। सी प्रोसेस करेगा तो आउटपुट मिल जाएगा। बोला जा रहा है, अंडरलाइन करने की चीज क्या है यहां पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। किसके फेल्यूर की? मशीन ए बी एंड सी के फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ए के फेल्यूर के लिए 0.15,
बी के फेल्यूर के लिए 0.05 एंड सी के फेल्यूर के लिए 0.1। यही अपने काम का है। प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछा है सर? बोला गया है कि अगर कोई जॉब इनपुट करो तो वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड होना चाहिए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। ओके, तो मैं करना क्या चाहूंगा, मैं सबसे पहले तो फेल्यूर वाली प्रोबेबिलिटी को नोट डाउन कर लेता हूं। सर ए के फेल्यूर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.15 है। बी के फेल्यूर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.05 है एंड सी के फेल्यूर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे 0.1 है। सर आप यहाँ पे भी ट्री डायग्राम बनाओगे क्या? भैया ट्री डायग्राम बना के दिया है उसने, मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो उल्टा कर लो, ये इनपुट है, इनपुट दो जगह जा रहा है, मशीन ए में और मशीन बी में। ए और बी दोनों जा रहा है सी में। ये ट्री डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, मैं क्यों बनाऊं फिर से? तो एक ही काम को दोबारा नहीं करने का, जो बना हुआ है तो मैं उसी का यूज कर लेता हूं। ये है, मुझे वर्क सक्सेसफुली कब मिलेगा? अगर मैं बोलूं मशीन ए भी फेल है और बी भी फेल है, ए और बी अगर दोनों फेल हैं तो क्या मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा? ए और बी अगर दोनों फेल हो गया, सी वर्क करता हो या ना करता हो, मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फाइनली सक्सेसफुली प्रोडक्ट होने के लिए, सक्सेसफुली प्रोडक्ट मिलने के लिए हो सकता है ए वर्क कर रहा हो, बी भी वर्क कर रहा हो, बी भी वर्क कर रहा हो और सी भी वर्क कर रहा हो, तो मुझे सक्सेसफुली आउटपुट मिल जाएगा। और प्लस कर रहा हूं, हो सकता है ए फेल कर गया हो, अगर बी भी फेल कर गया तो ए तो ऑलरेडी फेल मेंशन कर लिया, अगर बी भी फेल कर गया तो सर आउटपुट नहीं मिलेगा, बी को अब चलना चाहिए। सर बी वर्क कर रहा है, सी फेल कर गया तो आउटपुट नहीं मिलेगा, सी को तो ऑलवेज वर्क करना चाहिए, सी का वर्क हो गया। और भी कुछ है क्या? जैसे ए फेल कर रहा है, बी वर्क कर रहा है, उसी तरीके से अगर ए वर्क कर रहा हो, बी फेल कर गया हो, तब पर भी तो आउटपुट मिलेगा, तब पर भी तो आउटपुट मिलेगा। सी को ऑलवेज वर्क करना चाहिए, तभी फाइनल प्रोसेस होगा। तो ये तीन क्राइटेरिया हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया और मैंने सबको मल्टीपल में लिखा इंडिपेंडेंट होने के कारण। ए के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी, सर ए के फेल्यूर होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, तो 0.85। बी के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी, बी के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.95। सी के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी सर इट इज 0.90 प्लस ए के फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी, ए के फेल्यूर के लिए 0.15, बी के वर्क करने की 0.95, सी के वर्क करने की 0.9 प्लस ए के वर्क करने की 0.85, बी के वर्क नहीं करने की मतलब फेल्यूर करने की 0.05, सी के वर्क करने की 0.9। अब ये कैलकुलेशन कर लोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट है तो बोल दो या फिर हम आगे बढ़े क्वेश्चन में, बोलिए। एनीवन? क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है। अब कंडीशनल का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कैसे ट्री डायग्राम बनाना है, वो थोड़ी देर आपको टाइम दे दूंगा, आप डिसाइड करना। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अ ग्रुप consists of equal number of men and women. Of this group,
20% of men and 50% of women are unemployed. If a person is selected at random, from this group, the probability of the selected person being employed is fill in the blank. This is the question from GATE 2014 मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके, सो ट्री डायग्राम बनाना, जरा ट्री डायग्राम बनाइए और देखिए क्या हो रहा है. बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका. लैंग्वेज पकड़ेंगे, जहां जहां उसका ब्रांच बनते चला जाएगा मैं ब्रांच बनाते चला जाऊंगा. दीजिए आंसर, कौन फास्ट आंसर दे रहे हैं. ओके, हेत का आंसर आ गया. ओके, सो ट्री डायग्राम में फिर से आपको बनाना सिखा रहा हूं. सर किसी ग्रुप की बात हो रही है, मैंने यहां पर ग्रुप लिख लिया. वो ग्रुप ना सर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमन का है. मैंने यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. एक साइड में मैंने मेन लिखा है और एक साइड में वुमन लिखा है. आगे बोला गया है कि उसी ग्रुप में 20% मेन एंड 50% वुमन जो है वो अनएम्प्लॉयड है. मतलब कुछ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जो मेन में भी है और वुमन में भी है, दोनों में है वो चीज. तो मैंने यहां पर लिखा एम्प्लॉयड और दिस इज अनएम्प्लॉयड. सेम वे में मैंने यहां पर लिखा एम्प्लॉयड एंड दिस इज अनएम्प्लॉयड. ओके, तो क्या एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के लिए सेम है? नहीं. 20% मेन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, 20% मेन इज अनएम्प्लॉयड. सो दिस इज 0.20. व्हाट विल बी द एम्प्लॉयड? मैंने क्या बोला, किसी ब्रांच में अगर कुछ चीजें निकल कर आ रही है तो उसमें जितने भी ब्रांच होंगे उन सबका समेशन करने के बाद 1 आना चाहिए. सर ये 0.20 है तो ये विल बी 0.80. वुमेन के लिए क्या दिया सर? वुमेन के लिए 50% दिया. 50% जो है वो अनएम्प्लॉयड है, 0.50. सो देयर विल बी 50% एम्प्लॉयड. ओके सर, उस ग्रुप में मेन और वुमेन के लिए अलग अलग है या इक्वल इक्वल है? क्वेश्चन में पढ़ना चाहिए. सर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमन है, दोनों इक्वल नंबर है. तो इक्वल नंबर है तो मैं यहां पर 0.50 लिख लेता हूं, है ना. ऐसे मैंने लिख लिया. ओके, अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर लेते हैं. इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, इस ग्रुप से एक पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है. तो पूछा है प्रोबेबिलिटी किसके लिए? सर प्रोबेबिलिटी पूछा है सिलेक्टेड पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड. एम्प्लॉयड कहां कहां है भैया? सर एक एम्प्लॉयड तो यहां पे है, दूसरा एम्प्लॉयड कहां पे है? सर दूसरा एम्प्लॉयड तो यहां पे है. दो अलग अलग ब्रांच में एम्प्लॉयड. मुझे प्रोबेबिलिटी एम्प्लॉयड के लिए ही पूछा है. अगर एम्प्लॉयड के लिए पूछा है तो एम्प्लॉयड को देख लो, जहां जहां है वहां वहां के लिए सॉल्व कर लो. सर प्रोबेबिलिटी फॉर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं.
Okay, employed, this will get multiple with this, so 0.50 into 0.80 प्लस ये एम्प्लॉयड है और ये इससे लिंक्ड है, सो 0.50 इंटू 0.50। सर सॉल्व करना, इसको मल्टीपल किया 0.4 आया, इसको मल्टीपल किया 0.25 आया, दोनों को ऐड किया 0.65 आगे आंसर आ गया। एम्प्लॉयड के लिए पूछा था, एम्प्लॉयड यहां भी है और एम्प्लॉयड यहां पे भी है, यहां से गए यहां पे और यहां से गए यहां पे। यस, उदिता, विनय, हेत, विशाल, रजनीश, आयुष, दवे, राज, यस, हेत ने गलती की थी, बाद में सुधार लिया, काफी अच्छा। देखो बाद में भी अगर समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। गलतियां होंगी तो मैं सुधारूंगा, गलतियां नहीं होगी तो नहीं सुधारूंगा। अगर गलती हो रही है तो वो किसके लिए हो रही है भैया? सुधारने के लिए हो रही है। मैं अगर उस चीज को करेक्ट कर पा रहा हूं तो वो बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question: partials from sender capital S to receiver capital R pass sequentially through two post offices. Each post office has a probability of 1/5 of losing a parcel independently of all other partials. Given that a partial is lost, the probability that it was lost by the second post office. It was lost by second post office is fill in the blank. This is the question from GATE 2014 Electronics and Communication Engineering. ट्री डायग्राम बनाना। देखो यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा या नहीं, पता चल रहा है कंडीशनल लगना चाहिए। क्यों? देखो गिवन दैट पार्सल इज लॉस्ट, समथिंग कुछ गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट पार्सल इज लॉस्ट, हम लोग ऐसे लिखते हैं और क्या प्रोनाउंस करते हैं? PA/B। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। पूछा गया है गिवन दैट पार्सल इज लॉस्ट, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है? कि अगर वो लॉस्ट किससे हुआ है? सेकेंड पोस्ट ऑफिस से, लॉस्ट बाय सेकेंड पोस्ट ऑफिस,
गिवन दैट पार्सल इज लॉस्ट, गिवन दैट पार्सल इज लॉस्ट, मुझे ये प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो मैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बनाऊंगा, लेकिन ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ट्री डायग्राम बनाइए और चेक कीजिए, इसका आंसर बताइए। ओके, उदिता ने आंसर लाया। ओके, समझाने की कोशिश करता हूं मैं। कुछ पार्सल की बात हो रही है, स्टार्ट पार्सल से करेंगे। पार्सल कौन सेंड कर रहा है? कोई सेंडर एस, सेंडर से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां तक जाएगा सर? रिसीवर तक जाएगा। ओके, कैसे जा रहा है वो सर? सीक्वेंशियली जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है सर? 2 पोस्ट ऑफिस से सीक्वेंशियली जा रहा है। लेट से पोस्ट ऑफिस आर P1 एंड P2, 2 पोस्ट ऑफिस है, एक P1 है और एक P2 है। P1 के बाद P2 पे जाएगा, P2 के बाद वो किसके पास जाएगा? P2 के बाद वो रिसीवर के पास जाएगा। ओके, सो मैं इसके लिए डायग्राम बनाना स्टार्ट कर लेता हूं। ओके सर, सेंडर है, वो सेंडर पहले P1 पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच गया, वो जाकर पोस्ट ऑफिस को दे दिया। सेंडर है, मैं तो लॉस नहीं कर रहा हूं, मेरे से लॉस होने की बात तो हो रही नहीं रही, मैं सेंडर हूं, मैं पोस्ट ऑफिस के पास जा रहा हूं। पोस्ट ऑफिस क्या कर रहा है कि वो आइदर पार्सल को लॉस कर रहा है, पार्सल को लॉस्ट कर दिया, या फिर अगर वो लॉस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला गया है वो सीक्वेंशियली 2 पोस्ट ऑफिस से पास करता है। अगर वो लॉस्ट नहीं करेगा तो वो दूसरे वाले पोस्ट ऑफिस को ले जाकर दे देगा। अगर वो दूसरे वाले पोस्ट ऑफिस को ले जाकर दे रहा है तो दूसरा वाला पोस्ट ऑफिस क्या करेगा सर? दूसरा वाला पोस्ट ऑफिस आइदर लॉस्ट कर देगा और आइदर वो रिसीवर को जाकर दे देगा। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस के पास लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है सर। कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है? 1/5। यहां पे भी लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। यहां पे लॉस्ट हुआ, यहां 2 पे कब पहुंचेगा? जब लॉस्ट नहीं होगा। अगर लॉस्ट होने की 1/5 तो लॉस्ट नहीं होने की सर 4/5। इट मींस P2 के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। अगर P2 के पास पहुंच गया तो लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसके लिए 1/5, रिसीवर के पास पहुंचाने की प्रोबेबिलिटी 4/5। अब प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछा था सर? प्रोबेबिलिटी पूछा है लॉस्ट बाय सेकेंड पोस्ट ऑफिस, गिवन दैट इट इज लॉस्ट, गिवन दैट इट इज लॉस्ट। तो मैं पहले लॉस्ट बाय P2 देखूं, P2 से लॉस्ट कहां पर हुआ है? देखो यहां पे लॉस्ट हुआ है P2 पे, है ना? ये किससे लिंक है? P2 से। प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/5। ये किससे लिंक है? P1 पे। यहां पर तो सेंडर जो है वो डायरेक्टली दे रहा है, तो ये तो 1 है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। सो ये दोनों मल्टीपल हो गया। मैंने लिखा 4/5 इंटू 1/5। अब डिवाइडेड बाय लॉस्ट। लॉस्ट कहां कहां हुआ है सर? लॉस्ट 2 जगह पे हुआ है, एक लॉस्ट यहां पे है और एक लॉस्ट यहां पे है, दोनों डिफरेंट ब्रांचेज है, प्लस में जाएगा। ओके, सो इसके थ्रू लॉस्ट हुआ है तो मैं लिखूंगा 1/5 इंटू P1 के लिए 1 मल्टीपल विथ 1 प्लस इसके थ्रू लॉस्ट हुआ है तो मैं लिखूंगा 1/5 इंटू 4/5। अब इन दोनों को मल्टीपल करके एडजस्ट कर लेना है सिर्फ। सर न्यूमरेटर इज 4/20 एंड 4/25। ओके, डिनोमिनेटर इज इट इज 1/5 प्लस 4/25। 25 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीपल कर लो सर। 4/25 से मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। सर आंसर आ गया 4/9। 4/9 कैलकुलेशन कर लीजिए कितने आ रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूं कि ट्री डायग्राम से करोगे तो कभी गलतियां नहीं होगी। ट्री डायग्राम पकड़ना स्टार्ट करो, दूसरे मेथड जो भी आपने XYZ इधर उधर भटक रहे हो अभी, उन सब चीजों को छोड़ दो।
ट्री डायग्राम पकड़ो, उसमें आपको एक्चुअल समझ में आएगा, गलतियां कभी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मुझे लॉस्ट बाई P2 पूछा है, गिवन दैट इट इज लॉस्ट। लॉस्ट बाई P2 यहां से मिला, गिवन दैट लॉस्ट। लॉस्ट कहां कहां हुआ सर? लॉस्ट यहां पे हुआ, लॉस्ट यहां पे हुआ। हमने ऐसा ही तो लिखा था, पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो जो लॉस्ट वाली प्रोबेबिलिटी है वो लॉस्ट वाली प्रोबेबिलिटी से डिवाइड भी तो करेंगे। तो लॉस्ट वाली प्रोबेबिलिटी यहां पर है प्लस यहां पे है, यहां से लॉस्ट हो रहा है और यहां से लॉस्ट हो रहा है, दो जगह से लॉस्ट हो रहा है, तो इन दोनों से ऐड करके डिवाइड भी तो करेंगे। पी ए गिवन बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही तो हम लोग कर रहे हैं। 4/9 इज द आंसर, और 4/9 डेसिमल में कितने होंगे वो चेक कर लो। 0.444 आ रहे हैं कुछ, 0.444 ऐसा कुछ आ रहा है ना। यस, बहुत सारे लोगों का आंसर है, कुछ लोगों ने गलत भी किया है। हेत, शक्ति, इन दो लोगों का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question: the probability that a student knows the correct answer of a multiple choice question is 2/3 if the student does not know the correct answer, then the student guesses the answer. The probability of the guessed answer being correct is 1/4, given that the student has answered the question correctly. The conditional probability that the student knows the correct answer is fill in the blank. GATE 2013 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, फिर से ट्री डायग्राम बनाना और ट्राई करना सॉल्व करने का। क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर ऑफ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके लिए स्टूडेंट आइदर करेक्ट आंसर जान रहा है और आइदर करेक्ट आंसर नहीं जान रहा है। तो करेक्ट आंसर जानने की जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, नोज द करेक्ट आंसर इज 2/3। 2/3 करेक्ट आंसर के लिए। इनकरेक्ट के लिए कितने? सर इनकरेक्ट, वो आंसर सही नहीं जानता है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? सर 1/3। अगर वो करेक्ट नहीं जानता है तो वो गेस कर रहा है, इनकरेक्ट की तरफ जा रहा है तो वो गेस कर रहा है। गेस कर रहा है तो गेस करने पे उसका करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। तो गेस के नीचे में भी करेक्ट और इनकरेक्ट बनेंगे। तो गेस्ड आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है वो 1/4 दिया हुआ है। तो गेस में जो करेक्ट लिखूंगा उसके लिए 1/4 लिखूंगा, इनकरेक्ट के लिए क्या लिखूंगा? सर 3/4 लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछा जा रहा है? सर गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। प्रोबेबिलिटी दैट गिवन क्या है? वो करेक्ट आंसर दिया है, ये गिवन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर। हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है नोज द करेक्ट आंसर, नोज द करेक्ट आंसर गिवन दैट आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। चेक कीजिए, ट्री डायग्राम बनाओ, आंसर लाओ। जल्दी से फिनिश कीजिए इसको भी। ओके 8/9.75 दो लोगों का अलग अलग आ रहा है, किसी का 8/9 आ रहा है, कुछ लोगों का 3/4 आ रहा है। ओके सो फिर से वही चीज, ट्री डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बन गया। ओके सो स्टार्ट करते हैं। अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर ऑफ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका आंसर आइदर स्टूडेंट को करेक्टली पता है या फिर करेक्टली पता नहीं है। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। नोज द करेक्ट आंसर, ओके नोज द करेक्ट आंसर के लिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/3। अगर उसको करेक्ट नहीं पता है, इल्स करेक्ट नहीं पता है, तो करेक्ट नहीं पता होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर करेक्ट नहीं पता होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। क्वेश्चन में बोला गया है अगर उसको नहीं पता है तो वो गेस करेगा, वो गेस करेगा। अगर वो गेस करता है, नाउ ही इज गेसिंग, गेस करता है वो, है ना। तो गेस करता है तो गेस किया हुआ आंसर भी करेक्ट हो सकता है या फिर वो इनकरेक्ट हो सकता है। आइदर वो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। तो गेस आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4। सर यहां पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4। तो इनकरेक्ट के लिए कितने सर? सर इनकरेक्ट के लिए 3/4। हमेशा किसी भी ब्रांच में सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। 1/4 प्लस 3/4 1, 2/3 प्लस 1/3 1। सारे ब्रांच में ऐसे ही करके 1 बनाएंगे। ओके क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है उसको ऑब्जर्व करो। देखो लिख रखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी नोज द करेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय गिवन द आंसर करेक्टली। नोज द करेक्ट आंसर, नोज द करेक्ट आंसर कहां पर है? सर यहां पर करेक्ट है लेकिन ये गेस्ड आंसर में करेक्ट है। नोज द करेक्ट आंसर कहां पर है? सो नोज द करेक्ट आंसर यहां पे है। दिस इज द नोज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर तो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन का मतलब 1, पेरेंट चेन का मतलब 1। तो ये 2/3 जो है वो 1 के साथ मल्टीपल हो गया। ओके करेक्टली, करेक्ट आंसर कहां कहां से दे रहा है? सर करेक्ट आंसर एक यहां से दे रहा है और करेक्ट आंसर एक यहां से दे रहा है। दो जगह से करेक्ट आंसर दे रहा है। यहां से करेक्ट आंसर दे रहा है तो 2/3 इंटू 1 लिखा, दोनों अलग अलग ब्रांच से प्लस साइन लगाया। यहां से करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इसका पेरेंट कौन है?
1/3, 1/3 का पेरेंट कौन है 1, तो मैं कैसे लिखूंगा 1/4 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेना है सर, सॉल्व कर लो इसको। न्यूमरेटर इज 2/3, दिस इज 2/3 प्लस 1/12, 12 से मल्टीपल कर लो पूरे को, 12 से मल्टीपल करूंगा तो 8 आएगा, 12 से मल्टीपल करूंगा तो 8 आएगा प्लस 1 आएगा, सो दिस इज 8/9, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लीजिए कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया है। हाँ 8/9, 8/9 हेत का आया है, विशाल का आया है, और आई थिंक शक्ति 0.888 दे रही है, इट मीन्स वो डिवाइड करके दे रही है, हाँ ठीक है। शक्ति विल ओके, या फेनिल यस। अतुल कहाँ गलती हो रही है वो देख लो, कहाँ गलती कर रहे हो वो देख लो। क्वेश्चन का लैंग्वेज हम पकड़ेंगे कि क्या पूछा है। नोज द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, नोज द करेक्ट आंसर सिर्फ यहाँ पे है। गिवन द आंसर करेक्टली, करेक्टली आंसर कहाँ कहाँ से मिला है वो डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में करेक्टली आंसर आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे, करेक्ट आंसर यहाँ पे, करेक्ट आंसर प्लस करेक्ट आंसर, ये दोनों अलग अलग ब्रांच में था, प्लस साइन लगा लिया। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स कवर कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस और यस रिग्रेशन में ही आ जाएंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा टर्म है वो रिग्रेशन में ही आएंगे। हाँ मिनिमम इतने, और ये मीन मीडियन मॉड में हम ग्रुप अनग्रुप्ड दोनों के लिए वर्क कर रहे हैं। सर अनग्रुप्ड के लिए आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, ग्रुप्ड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अनग्रुप्ड के लिए अनग्रुप्ड के लिए क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रखे हैं, ग्रुप्ड के लिए क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा। ग्रुप्ड का मतलब ऐसा होता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे डेटा जो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं वो ग्रुप्ड होता है। हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि गेट 20 के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स एप्टीट्यूड में मेंशन किया है, आप सिलेबस पलट के देख लेना। 2020 के पहले स्टैटिस्टिक्स को एप्टीट्यूड में मेंशन नहीं किया था, इस बार मेंशन किया है। सो श्योरली एक क्वेश्चन तो पूछेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसमें से पूछेगा। मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इससे ही क्वेश्चन पूछेगा। इनसे क्वेश्चन मैथ वाले कंटेंट में पूछ सकते हैं। जनरल पूछेगा तो मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस से पूछेगा। वो हो सकता है इस बार ग्रुप्ड का पूछ दे, अनग्रुप्ड का ना पूछे, वो ग्रुप्ड का पूछ दे, हो सकता है, गारंटी नहीं है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। बेज रह नहीं गया मेरे भाई, बेज रह नहीं गया, ऐसा कुछ है नहीं कि बेज रह गया है। जो मैसेज आप बोल रहे हो कि सर बेज रह गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेज थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेज थ्योरम बोलते हैं। जो फार्मूला मैंने लिखा है ना वही बेज थ्योरम का फार्मूला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फार्मूला लिख रहा हूं वो बेस थ्योरम, और ये सब जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन करा रहा हूं ना जिसमें नीचे दो दो पार्ट में एडिशन हो रहे थे, वही तो बेस थ्योरम है। जो आप ट्री डायग्राम बना के ऊपर में करेक्ट आंसर का कुछ लिखे प्रोबेबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस 2 प्रोबेबिलिटी लिखे, यही बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम कुछ अलग नहीं है। ओके, सो सिलेबस फिनिश किया है हमने प्रोबेबिलिटी का। ओके, बेस थ्योरम यही है, कंफ्यूज मत होना। ओके, थैंक यू।